नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियर छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ शिल्पा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया वासियों को दी करोड़ों की सौगात। जी हां, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के 19 कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, जिसमें 58 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत के 8 कार्यों का लोकार्पण शामिल है और 28 करोड़ 25 लाख रुपए के 11 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात अभियान जारी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों की कुछ इस तरह से सौगात दे रहे हैं। साथ ही साथ जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, ताकि उसी के आधार पर आगे योजनाएं बनाई जा सके, लोगों की जरूरतों को समझा जा सके। बस्तर संभाग भी पूरा हो गया, तो इस प्रकार से लगभग 12 विधानसभा बस्तर के और 14 विधानसभा सरगुजा के। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कल बैकुंठपुर विधानसभा के ग्राम पोड़ी और पटना के लोगों से मुलाकात की। सभी वर्ग के लोग वहाँ उपस्थित थे। पोड़ी में तो जबरदस्त बारिश हुई, बहुत लोग आए हुए थे, टेंट में पैर रखने की जगह नहीं थी, बाहर कम में शामिल हुई और योजनाओं के बारे में चर्चाएं हुई, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे लघु उपज खरीदी की बात हो, चाहे वनाधिकार पट्टा, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामुदायिक हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की बात हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की चर्चा हो, ये सारी बातें वहाँ की गई। हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण योजना, इन सब योजनाओं के बारे में आम जनता से हम लोगों ने फीडबैक लिया और अपनी जानकारी उन्होंने दी। सावन कुमार हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सावन, करोड़ों की इन सौगातों के बाद कोरिया वासी कितने उत्साहित, किस हद तक कोरिया की तस्वीर बदलने वाली है? जी बिल्कुल शिल्पा जी, कोरिया की तस्वीर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक का एक जो उन्होंने घोषणाएं और सौगात जो कोरिया जिले में दी है, उसके बाद लग रहा है कि कोरिया जिला का जो है क्षेत्र वो काफी उन्नत कर रहा है जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ये इससे पहले भी उन्होंने विधानसभा बैकुंठपुर में बड़ी सौगातें दी थी, जस्ट आज भी उन्होंने दी है सौगातें। तो इससे देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद पूरे जिले को काफी कुछ मिला है यहाँ पर। बिल्कुल, ऐसे में कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं जिन्हें सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी हुई माना जा रहा है और जो सीधा सीधा उन्हीं के जीवन पर इम्पैक्ट डालेगी? जी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज जो आदेश किया था अधिकारियों की बैठक पर, उनका मुख्य योजना जैसे उनका था कि जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो हर एक लोगों तक पहुंचे और उसका उनको पता रहे, ताकि उनकी योजनाओं के द्वारा जैसे कि कृषियक हैं, अपने जो खेती किसानी वाले हैं, तो उनको जो गोधन न्याय योजना से जुड़े हैं या फिर राजीव गांधी योजना से जो है, वो सारी चीजें उनके जेब में, उनके खाते में पैसा जाए, जिससे वो कार्य को और बेहतर से कर सकें। जैसे कि सब्जी के लिए उन्होंने आदेश किया कि कुपोषण से निपटना, हाट बाजार क्लिनिक पे फोकस करना। चलिए, योजनाएं तो लाई जा रही है, उतनी ही तेजी के साथ उन्हें धरातल पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए और उनका लाभ भी लोगों तक पहुंचे, इसका करना होगा इंतजार। सावन, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैकुंठपुर में समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आम लोगों की आय में वृद्धि मुख्य उद्देश्य है हमारा। योजनाओं से लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए, ये अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही वन धन केंद्र को डेवलप करने के निर्देश दिए गए। 12 महीने हरी सब्जियां उपलब्ध रहे, ये कुपोषण से निपटने के लिए बेहद जरूरी उन्होंने बताया। इस दौरान संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव, विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल भी वहां पर उपस्थित दिखाई दिए। सावन कुमार हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सावन, तमाम निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिए गए हैं,
जाहिर सी बात है अधिकारियों की इस समीक्षा बैठक में जो निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें गंभीरता के साथ अधिकारियों को लेना होगा, उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसे में किस हद तक लग रहा है ये संभव हो पाएगा, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं चाहेंगे तब तक योजनाओं को 100% तरीके से धरातल पर नहीं उतारा जा सकेगा। जाहिर सी बात है जब जनता तक वो योजनाएं पहुंचानी है, उनका लाभ पहुंचाना है, तो अधिकारियों को अपनी कमर कसनी होगी, हर हाल में उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। लग रहा है जी बिल्कुल शिल्पा जी, ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का ये यहाँ पर बैकुंठपुर विधानसभा में दूसरा समीक्षा बैठक है, तो मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि अधिकारियों पर इसको धरातल तक उतारें, क्योंकि इसीलिए उनको इनका जो लगातार अधिकारियों का जो बैठक है उस पर कड़े निर्देश इसी चीज की दी जा रही है। और लग रहा है कि जिस प्रकार से उन्हें आदेशित किया जा रहा है तो धरातल पर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में किस किस विभाग के, किस क्षेत्र के अधिकारीगण वहां पर पहुंचे हुए थे? जी मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग था, राजस्व विभाग था, मतलब जिले के लगभग जितने अधिकारी हैं सारों का समीक्षा बैठक था। वहाँ पे सभी को, स्वास्थ्य विभाग से लेकर खनिज विभाग और आपके राजस्व विभाग, सभी को हिदायत दी गई है कि जमीनी स्तर पर कार्य करके करना है हमको, किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये हिदायत उनको दी गई है। निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार तो तमाम योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक वो जनता तक ना पहुंचे, उनके लाभ जनता तक ना पहुंचे। और उसको कौन पहुंचाता है? अधिकारीगण पहुंचाते हैं। उम्मीद है जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इन अधिकारियों को दिए गए हैं वो उन पर जरूर काम करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सावन कुमार इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर संभाग में भेंट मुलाकात की शुरुआत मरवाही विधानसभा क्षेत्र से की, जहां मुख्यमंत्री ने नवीन तहसील भवन का लोकार्पण किया, तहसील कार्यालय में कामकाज का निरीक्षण किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर के ध्रुव, बिलासपुर विधायक डॉक्टर शैलेश पांडे, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पोर्ते, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के सदस्य श्री उत्तम वासुदेव, बिलासपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी मौजूद रहे। डोंगरगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती ने पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पूर्व विधायक रामजी भारती ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्नी संगीता के साथ उनका पुराना विवाद चल रहा है, ये मामला न्यायालय में भी लंबित है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्नी उन्हें और उनके दोनों बच्चों को प्रताड़ित करती है। बता दें 2 दिन पहले उनकी पत्नी संगीता भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए रामजी भारती पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। साथ ही दूसरी महिला से अवैध संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं रामजी भारती ने पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक छवि को खराब करने का षड्यंत्र करार दिया। दिसंबर 2000 को मेरे शादी संगीता भारती रायपुर निवासी के साथ हुई थी। तो 4 साल के बाद उनका व्यवहार में बदलाव आया। आए दिन मारपीट करना, बच्चों को खाना नहीं देना, बच्चों के साथ मारपीट करना। मेरी माँ 90 साल के, उसको मारपीट करके घर से निकाल दी। उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। तमाम मामला चलता रहा। चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लगातार पद में रहा हूँ, लगातार उसकी व्यवहार में बदलाव नहीं आया और लगातार क्रूरतापूर्ण व्यवहार, खाना नहीं बनाना, खाना बनाने वाले को मारपीट करना, बच्चों के साथ जो हाथ में आया उसे फेंक के मार देना, इन तमाम चीज़ का जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं 16 दिसंबर 2020 को माननीय कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया हूँ। कमलेश हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या है पूरा मामला, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं? जी शिल्पा, बता दूं कि ये रामजी भारती जो विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, और उसके बाद में अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये 2000 में इनका विवाह हुआ था संगीता
के साथ में, और 4 साल के बाद में ही, जैसे कि रामजी भारती जी ने बताया कि 4 साल के बाद में ही इनके संबंधों में दरार आना शुरू हो गया, और तब से ये इन दोनों के बीच जो खटास है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसको लेकर के रामजी भारती द्वारा कुटुंब न्यायालय में इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है तलाक के लिए। और वहीं संगीता जो है इनकी धर्मपत्नी, उन्होंने 4 दिन पहले ही डोंगरगढ़ में एक प्रेस वार्ता लेकर के रामजी भारती के ऊपर में कई आरोप लगाए थे। इनके साथ में इनको बताया था कि इनके अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, और कई प्रकार के आरोप इनके ऊपर में लगाया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में रामजी भारती द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तमाम मामलों का खुलासा किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मात्र 4 साल ही हमारे संबंध मधुर है, उसके बाद में लगातार संबंधों में खटास आते रहे, और जो 2 बच्चे हैं उनको भी प्रताड़ित करती रही, और कई प्रकार के मामले इन्होंने आईजी से भी शिकायत कर रखी है। और वहीं जो बीजेपी के आसपास के लोगों से बात हुई हो, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए, पत्नी ने इन पर आरोप लगाए, मामले की हकीकत क्या है? अगर आसपास का कोई व्यक्ति बता पाए, कोई पड़ोसी बता पाए, उन्होंने कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा हो, कैसा नेचर है पूर्व एमएलए का या फिर उनकी पत्नी का, इससे समझ पाए ऐसा कुछ है? जी, अभी तक तो इन बातों का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। हाँ। ये आरोप प्रत्यारोप तो दोहरी पति पत्नी के बीच में चलता रहा, और जिसको लेकर के ये न्यायालय की शरण में गए हैं। अब चूंकि ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये मामला सामने निकल के आ रहा है कि इनकी जो रामजी भारती की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जी शिल्पा। ठीक है, अब है क्या क्या नहीं, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधिकारियों को क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इन दोनों पक्षों की तरफ से आरोपों को लेकर? जी, अभी ये जो मामला न्यायालय में चलने के बाद में पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए पुलिस का कोई ये नहीं बनता है इसमें हस्तक्षेप करने का, इसलिए पुलिस की तरफ से कोई बयान इसमें दर्ज नहीं हुए। ठीक है, शुक्रिया आपका कमलेश इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं गरियाबंद जिले के रहने वाले राजीव नवापारा ने 1 जुलाई से पदयात्रा शुरू की है। बता दें आपको, ये पदयात्रा जो कि 10 दिन में 600 किलोमीटर तय करके पूरी करके पूरे जिले में जाकर खत्म होगी। ये वो यात्रा महानदी जल विवाद खत्म करने की कामना को लेकर कर रहे हैं। बता दें, जब पदयात्रा करते हुए सैनी ओडिशा पहुंचे तो लोगों ने उनका सच्चे मन से वहां पर स्वागत किया, साथ ही उनके साहसी यात्रा की सराहना भी की, उनकी हिम्मत की दाद दी। बता दें आपको, इससे पहले भी सैनी ने 140 किलोमीटर बिना रुके पदयात्रा की थी, जिसके बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। 1 जुलाई को दोपहर में हमने ये पदयात्रा माता कौशल्या का जो गांव है, भगवान राजीलोचन के माता कौशल्या चंदखुरी गांव से हमने ये पदयात्रा शुरू की है, और 10 दिन चलने के बाद 11 तारीख को दोपहर हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। 10 दिन की ये पूरी यात्रा है और 600 किलोमीटर का सफ़र है जो हमें तय करना है। आज 2.5 दिन हो गए हैं और आज हम टैकमाल में पहुंचे हैं, और इस जो ये पदयात्रा है, इसका मकसद हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनकी सुख समृद्धि और शांति के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों प्रदेशों के बीच जो जल विवाद चल रहे हैं, परियोजनाएं काफ़ी अटकी पड़ी हुई है, वो अधूरी पड़ी है, वो किसी तरह पूरी हो। बलरामपुर जिले में मानसून आने के बाद भी बरसात नहीं होने से परेशान किसान अब बहुत निराश हो चुके हैं। बारिश ना होने के कारण खेती भी पीछे होती जा रही है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक बारिश के लिए मेंढक मेंढकी का विवाह भी कराया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि मेंढक मेंढकी के मिलन से आमतौर पर अच्छी बारिश होती है। ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से इंद्रदेव को खुश करने के मकसद के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी भी करवाई। ढोल नगाड़ों के बीच 2 गांव के लोगों ने मिलकर इस शादी कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे रीति रिवाज के साथ मेंढक मेंढकी की शादी करवाई गई। भेषकी और बरियों के ग्रामीणों ने मिलकर मेंढक और मेंढकी की ये शादी करवाई। इस दौरान मेंढक की बारात ग्राम पंचायत भेषकी से ढोल नगाड़े और नाच गानों के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई और बरिया में मेंढकी के साथ उसकी शादी कराई गई। तो मेंढक मेंढकी का ये विवाह कराया जा रहा है, शादी कराई जा रही है।
इस मकसद के साथ कि इंद्रदेव खुश हो सके, मान्यताओं के मुताबिक जैसे यहाँ पर माना जाता है, और अच्छी बरसात इस बार हो सके। कोरबा में एसईसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल गेवरा कोल परियोजना में पिछले कई दिनों से कोयले के ढेर में आग लगी है, लेकिन अभी तक प्रबंधन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले को लेकर क्षेत्र के श्रमिक नेताओं ने कहा कि एसईसीएल आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके पास ऐसे संसाधन नहीं है जिससे आग पर काबू पाया जा सके। इससे पता लगता है कि प्रबंधन कितना लापरवाह है। एसईसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है यहाँ कोरबा में। दरअसल कोयले के ढेर में यहाँ पर आग लग गई, प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना भी इन्हें इल्म नहीं कि अगर ये आग फैलती चली गई तो किस हद तक नुकसान हो सकता है, कहाँ तक ये आग की लपटें पहुँच सकती है और फिर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। कोयले में आग लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। गर्मी में जनरली देखने को मिलता है कि कोयले में हर जगह आग लगता है, तो उसके लिए टेंडर भी किए जाते हैं। कंपनी आग को बुझाने के लिए बड़ा बड़ा टैंकर रखी है, उससे बुझाने का प्रयास करती है। अगर बरसात में अगर कहीं कोई आग लग रहा है तो ये सोचने वाली बात है, किसी न किसी टेक्निकल कारण से। जैसे अभी एक टेक्निकल कारण आया कि कोयले का साइज बड़ा होने के कारण उससे आग लग रही है। तो ये प्रबंधन को जानकारी में होना चाहिए, उसको अवगत कराना हम लोग यूनियन के माध्यम से भी कराएंगे और इसको बुझाने का प्रयास किया। उधर दुर्ग जिले की पुलिस ने नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का समर्थन करने पर युवक को फोन पर धमकी देने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। कुमारी पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि युवक ने दरअसल इंस्टाग्राम आईडी से एक पोस्ट किया था, इसमें नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया था, जिस पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे संदेश भेजा और शुक्रवार तक जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद युवक ने थाने पहुंचकर मैसेज करने वाले युवक कासिफ और रितिका भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ अन्य धाराएं भी जोड़ी गई। वहीं इस मामले का एक खास पहलू ये भी है कि धमकी देने वाली युवती उसकी रिश्तेदार ही है। तो दुर्ग से धमकी देने वाले ये युवक और युवती गिरफ्तार कर लिए गए। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद पीड़ित शख्स को ये धमकियां दी गई कि उन्हें शुक्रवार तक मार दिया जाएगा, जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचे, कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले युवक और युवती दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है, दरअसल पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई लापरवाही इस समय नहीं बरतना चाहता। जिस तरह से उदयपुर में, जिस तरह से अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले लोगों के साथ बर्ताव हुआ है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, कोई चांस यहाँ पर पुलिस नहीं लेना चाहती। हमारी थाने के अंतर्गत उड़िया मोहल्ला है, कैलाश नगर, जिसमें राजा जगत रहता है, जिसके द्वारा इंस्टाग्राम में एक पोस्ट दर्ज किया गया था और उस पोस्ट पर से उसके विरोध में उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। इस पोस्ट के विरोध में रायपुर का काशिम और रितिका, इसके द्वारा उसका विरोध किया गया, उनको धमकी दी गई थी। इस पर से रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की गई और विवेचना के पश्चात इन दोनों को गिरफ्तार। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।